हमारे एक श्रोता ने जो नोट्स भेजे हैं वो भारत के संविधान की नींव से जुड़े हैं। आज हम इन्हीं की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, हमारे पास संविधान की प्रस्तावना, देश की परिभाषा, नागरिकता के नियम और समानता से जुड़े कुछ मौलिक अधिकारों का सार है। और ये सार हमें सीधे उन जड़ों तक ले जाता है जिन पर भारतीय लोकतंत्र का पूरा ढांचा खड़ा है। सही कहा। ये सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं है, ये एक नए देश का वादा था। बिल्कुल। तो हमारा मकसद इन विचारों को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना है। हम प्रस्तावना से शुरू करेंगे, फिर भारत की भौगोलिक परिभाषा, फिर नागरिक कौन है और अंत में वो गारंटियां जो हर नागरिक को बराबर बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना, इसकी शुरुआत इन दमदार शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसका कोई कानूनी वजन भी है या ये बस एक अच्छी प्रतीकात्मक शुरुआत है? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये संविधान की वैधता का स्रोत है। वैधता का स्रोत? हाँ, ये शब्द ऐलान करते हैं कि इस दस्तावेज को किसी राजा या किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि सीधे भारत की जनता ने खुद को दिया है। मतलब असली ताकत जनता के हाथ में है। अच्छा। और अदालतें भी कई बार संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना की इसी भावना का हवाला देती हैं। तो ये एक तरह से पूरे संविधान का पावर सोर्स हुआ। हाँ, फिर इसमें 5 शब्द आते हैं जो भारत का चरित्र बताते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इनमें से लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेसी और गणराज्य यानी रिपब्लिक, ये अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। इनमें असल फर्क क्या है? इनमें एक बहुत अहम फर्क है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार कौन चलाएगा इसका फैसला लोग वोटों के जरिए करेंगे। ठीक है। लेकिन गणराज्य का मतलब है कि देश का मुखिया कौन होगा। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति, वो एक चुने हुए व्यक्ति हैं। वो किसी शाही परिवार से नहीं आते। अच्छा, जैसे ब्रिटेन में होता है। बिल्कुल, ब्रिटेन एक लोकतंत्र तो है पर गणराज्य नहीं है। वहां की प्रमुख आज भी महारानी या राजा होते हैं। भारत दोनों है, हमारी सरकार भी चुनी हुई है और देश के प्रमुख भी। ये तो एकदम साफ हो गया। लेकिन इसमें जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द हैं, मैंने सुना है कि ये हमेशा से प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। आपने सही सुना। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। ये दोनों शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। अच्छा। इन्हें 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। उस समय देश में एक बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल चल रहा था। हाँ। और सरकार ये दिखाना चाहती थी कि उसकी नीतियां सामाजिक आर्थिक बराबरी और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान पर आधारित है। तो ये शब्द जोड़ना सिर्फ एक बदलाव नहीं था, एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। मतलब ये शब्द उस समय के भारत की कहानी भी बताते हैं। बिल्कुल। प्रस्तावना में आगे न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वादा किया गया है। ये तो बहुत बड़े और आदर्शवादी शब्द हैं। हाँ, और संविधान बनाने वाले इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ न्याय नहीं लिखा, बल्कि साफ किया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सिर्फ स्वतंत्रता नहीं, बल्कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। वो हर नागरिक के लिए एक बहुत ठोस और स्पष्ट ब्लूप्रिंट दे रहे थे। और इन सब वादों को जोड़ने वाली गोंद है बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बिल्कुल। संविधान सभा का मानना था कि बिना भाईचारे के समानता एक बोझ बन सकती है और स्वतंत्रता वो अराजकता में बदल सकती है। तो बंधुता ही सबको एक साथ रखती है। हाँ, वही वो भावना है जो एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना सिखाती है। तो प्रस्तावना ने एक तरह से देश का चरित्र तय कर दिया, लेकिन एक चरित्र को एक शरीर भी चाहिए, एक भौगोलिक पहचान। यहीं से संविधान का पहला भाग अनुच्छेद 1 से 4 शुरू होता है। सही कहा। और इसकी शुरुआत अनुच्छेद 1 से होती है, जो कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। हाँ, और यहाँ हर शब्द बहुत सोच समझकर चुना गया है। इसमें राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स पर इतना जोर क्यों है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहा गया जैसे अमेरिका में है? यहीं पर संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता दिखती है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर साफ कहा था कि हमने फेडरेशन शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि भारतीय संघ वो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। अमेरिका में राज्य साथ आए और उन्होंने एक देश बनाया।
भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ देश ने प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को बनाया है। तो इसका मतलब यह है कि कोई राज्य अलग नहीं हो सकता? बिल्कुल, किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह संघ अटूट है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इसी से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 3 मुझे बहुत हैरान करता है। वो संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य का नाम, उसकी सीमा या उसका क्षेत्र बदल सकती है। हाँ, यहाँ तक कि एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है। तो ये केंद्र को बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं बना देता। ऐसा लगता है कि राज्यों की अपनी पहचान का कोई खास महत्व ही नहीं है। आपका सवाल जायज है और इस पर बहुत बहस भी होती है। ये सच है कि ये केंद्र को बहुत शक्तिशाली बनाता है और इसी वजह से भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ मतलब देश अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन देश के अंदर राज्यों का नक्शा बदला जा सकता है। इसके पीछे सोच ये थी कि देश की एकता और प्रशासनिक जरूरतें वो किसी एक राज्य की सीमाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने ऐसा होते हुए देखा भी है। हाँ, बिल्कुल। तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड जैसे कई राज्य इसी अनुच्छेद के तहत बने हैं। और जो बात इसे और भी शक्तिशाली बनाती है वो है अनुच्छेद 4। ये कहता है कि ऐसा कोई भी बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस प्रक्रिया को जानबूझकर आसान रखा गया है। आसान? कैसे? कारण बहुमत से कर सकती है। अच्छा। अगर इसके लिए संविधान संशोधन की लंबी और मुश्किल प्रक्रिया होती तो जरूरत के हिसाब से नए राज्य बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो हमने ये तो तय कर लिया कि भारत का नक्शा कैसा होगा, लेकिन एक देश सिर्फ जमीन से नहीं लोगों से बनता है। तो अगला बड़ा सवाल था, इस जमीन पर रहने वालों में से भारतीय नागरिक कौन कहलाएगा? बिल्कुल, और यहीं से संविधान का दूसरा भाग नागरिकता शुरू होता है, अनुच्छेद 5 से 11। और ये उस समय की जरूरत के हिसाब से था, है ना? हाँ, ये उस समय की परिस्थितियों को बहुत अच्छे से दिखाता है। अनुच्छेद 5 ने एक बुनियादी परिभाषा दी कि 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक होगा। जैसे? जिसका भारत में घर हो, या जो यहाँ पैदा हुआ हो, या जिसके माता पिता में से कोई यहाँ पैदा हुआ हो। बहुत सीधी सी बात। लेकिन नोट्स में अनुच्छेद 6, 7 और 8 का भी जिक्र है, जो पाकिस्तान से जुड़े हैं। ये थोड़े जटिल लगते हैं। उन्हें समझने के लिए हमें विभाजन के उस दर्दनाक दौर को याद करना होगा। लाखों लोग सीमा के इस पार से उस पार जा रहे थे, हालात असाधारण थे। तो ये अनुच्छेद उन्हीं असाधारण हालात के लिए बनाए गए थे। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए, और अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में था जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में वापस लौट आए। मतलब ये उस समय की जरूरतें थीं। हाँ, बिल्कुल। और फिर आता है अनुच्छेद 9, जो एकदम साफ बात करता है। हाँ। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म। हाँ, सीधी बात। ये भारत की एकल नागरिकता की नीति को मजबूती से स्थापित करता है। आप एक ही समय में भारत और किसी दूसरे देश दोनों के नागरिक नहीं हो सकते। ये नियम आज भी लागू है। उतना ही मजबूत है। लेकिन इन सब में मुझे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 11 लगता है। वो कहता है कि भविष्य में नागरिकता से जुड़े सारे कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि संविधान ने बस एक शुरुआती ढांचा दिया और बाकी सब भविष्य पर छोड़ दिया? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संविधान बनाने वालों ने 26 जनवरी 1950 की स्थिति साफ कर दी, लेकिन वो जानते थे कि भविष्य में दुनिया बदलेगी, लोगों का आना जाना लगा रहेगा और नागरिकता के नए सवाल खड़े होंगे। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी संसद को दे दी। हाँ, ये शक्ति भारत की चुनी हुई संसद को सौंप दी। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता कानून बनाया और समय समय पर उसमें बदलाव भी करती रही है। ये बहुत दिलचस्प है। तो अब हमारे पास देश की एक परिभाषा है और ये भी पता है कि उस देश के नागरिक कौन है। अब आता है वो हिस्सा जिसका इंतजार सबको रहता है। इन नागरिकों के अधिकार क्या हैं? भाग 3, मूल अधिकार। और इसकी शुरुआत ही एक धमाके से होती है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है वो? वो कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने का हो या नया बनाया गया हो, अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराएगा तो वो उस हद तक शून्य हो जाएगा, मतलब रद्द माना जाएगा। एक मिनट, इसका मतलब है कि संसद भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो इन अधिकारों को छीने? सिद्धांत रूप में बिल्कुल नहीं। और यहीं से न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति निकलती है। जुडिशियल रिव्यू? आसान भाषा में कहें तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई वो शक्ति है जिससे वो संसद के बनाए किसी भी कानून को जांच सकते हैं।
अगर अदालत को लगता है कि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो वो उसे रद्द कर सकती है। तो ये एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। बिल्कुल, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। कमाल है। तो नोट्स में अनुच्छेद 14 से 18 तक के अधिकारों का जिक्र है। ये सब समानता के अधिकार के तहत आते ये हैं। सिर्फ एक लिस्ट की तरह लगते हैं, पर शायद ये मिलकर कोई बड़ी कहानी कहते हैं। बिल्कुल, ये एक लिस्ट नहीं है, ये समानता की एक मजबूत दीवार की ईंटें हैं। अनुच्छेद 14 नींव रखता है कानून के समक्ष समानता। यानी कानून की नजर में सब बराबर। प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, सब बराबर। फिर अनुच्छेद 15 और 16 इस नींव पर दीवार खड़ी करते हैं। 15 कहता है कि सार्वजनिक जगहों पर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और 16 सरकारी नौकरियों में बराबरी के अवसर की बात करता है। लेकिन अनुच्छेद 17 और 18 कुछ अलग लगते हैं। वो सिर्फ बराबरी की बात नहीं करते, वो सीधे कुछ चीजों को खत्म करने का आदेश देते हैं, अस्पृश्यता और उपाधियां। और इसीलिए ये दोनों अनुच्छेद सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति थे। सोचिए, अनुच्छेद 17 ने एक झटके में सदियों से चली आ रही छुआछूत की प्रथा को गैर कानूनी बना दिया। और एक दंडनीय अपराध भी। हाँ, संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर अस्पृश्यता शब्द को संविधान में लिखा और उस पर सीधा हमला किया। वो समाज की इस सबसे गहरी कुरीति को जड़ से उखाड़ना चाहते थे। सर, जैसी उपाधियां खत्म करने से समानता पर क्या असर पड़ता है? इसका असर मनोवैज्ञानिक था। ब्रिटिश राज में ये उपाधियां समाज में ऊंच नीच का एक बनावटी ढांचा तैयार करती थीं। अच्छा, कि कौन सरकार का खास है और कौन आम। बिल्कुल। अनुच्छेद 18 ने इन सभी औपनिवेशिक उपाधियों को खत्म करके ये संदेश दिया कि आजाद भारत में सभी नागरिक बराबर हैं। हाँ, सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियां जैसे डॉक्टर या जनरल वो रह सकती हैं, क्योंकि वो योग्यता का प्रतीक हैं, जन्म का नहीं। सही बात। तो अगर मैं इन सबको जोड़कर देखूं तो एक तस्वीर बनती है। प्रस्तावना ने एक ऊंचा लक्ष्य रखा, भाग 1 ने उस लक्ष्य के लिए एक देश का नक्शा बनाया, भाग 2 ने बताया कि इस नक्शे के अंदर नागरिक कौन है, और भाग 3 ने उन नागरिकों को बराबरी का सबसे मजबूत हथियार दिया। आपने एकदम सही सार निकाला है। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ नियमों की एक सूखी किताब नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जिसमें एक राष्ट्र का सपना बुना गया है। हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा है और मिलकर एक ही कहानी कहता है, लोकतंत्र, न्याय और समानता की। तो हमने प्रस्तावना के महान